के बाद लंबे स्वर से मेरे साथ मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, मुझे बहुत से लोग मिलते हैं और ये शिकायत करते हैं कि देश बिगड़ता जा रहा है, दुनिया बिगड़ती जा रही है। बहुत से लोगों को देश की और दुनिया की चिंता है, क्या होगा इस देश का। क्या आप लोग भी ऐसा अनुभव करते हैं कि देश बिगड़ रहा है? हाँ जी, करते हैं, ऐसा सोचते हैं? तो देश बिगड़ रहा है, क्या हम भी इस देश में रहते हैं? क्या हम भी इस देश का अंग हैं? क्या हम भी बिगड़ रहे हैं? हाँ या ना? हाँ, बिगड़ रहे हैं। तो मेरा निवेदन आपसे ये है, देश बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है, करोड़ों व्यक्ति इस देश में रहते हैं। हमको चिंता है देश भर की कि देश बिगड़ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की चिंता जरूर करें, पहले अपनी चिंता करें। हम बिगड़ रहे हैं, इसका समाधान निकालो। अगर देश बिगड़ रहा है तो हम भी देश के ही एक अंश हैं, एक हिस्सा है, हम भी तो बिगड़ रहे हैं। तो मतलब पहले अपने आप को सुधारो, फिर देश के सुधार की चिंता करो, तो ठीक है। अगर हम अपना सुधार नहीं करते, अपने परिवार का सुधार नहीं करते, अपने बच्चों की चिंता हमको नहीं है, उनके सुधार के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढते, कोई प्रयत्न नहीं करते, तो फिर ये कहते रहना कि साहब देश बिगड़ गया है, इससे कोई लाभ नहीं, सिर्फ समय नष्ट करने वाली बात है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को जिनके पास काम नहीं है, वो जब इकट्ठे होकर बैठते हैं तो यही बातें करते हैं कि मंत्री लोग बिगड़ गए, राजा बिगड़ गए और संस्थाएं बिगड़ गई, सब जगह झगड़े हैं और अफसर लोग बिगड़ गए, सब लोग बिगड़ गए। बस वो बातें ही बातें करते हैं और करना धरना कुछ नहीं। उससे क्या लाभ? तो अगर आप देश को सुधारना चाहते हैं, देश का सुधार करना चाहते हैं, तो अपने आप से शुरू करें। हमारे गुरुजी एक वाक्य हमको सिखाते हैं, मैं चाहूंगा आप भी मेरे साथ बोलें उस वाक्य को। बोलिए, दुनिया सुधरे या न सुधरे, दुनिया सुधरे या न सुधरे, हम जरूर सुधरेंगे, हम जरूर सुधरेंगे। एक दूसरा वाक्य और, दुनिया सुधरे या न सुधरे,
दुनिया सुधरे या न सुधरे, हम नहीं बिगड़ेंगे। हम नहीं बिगड़ेंगे। ये दो वाक्य अपने कागज पर लिखें और अपने घर में चिपकाएं दीवार पर और रोज पढ़ें। तब तो कोई सुधार की बात होगी। तो सबसे पहले देश को सुधारने के लिए हमको अपने आप को सुधारना है। देश के लोग जिन गलत कामों को करते हैं, जिन गलत कामों को करता हुआ देखकर हम उनका विरोध करते हैं, खंडन करते हैं या यूं कहते हैं कि ये देश बिगड़ रहा है, क्या वही काम हम खुद नहीं करते? हाँ या ना? हाँ। फिर हम जब हम वही गलतियां खुद करते हैं तो फिर हमें बोलने का क्या अधिकार है? उदाहरण के लिए, ये जो देश के लोग बिगड़ गए, क्या बिगाड़ हुआ? जब हम पूछते हैं देश के लोग बिगड़ गए तो हम पूछते हैं क्या बिगड़े, बताओ तो क्या दोष है? साहब रात को देर तक जागते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, बिगड़ने का मतलब है रात को देर तक जागना। सही बात, जो रात को देर तक जागता है वो बिगड़ा हुआ। और क्या बिगड़ गए? सुबह देर तक सोते। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने पूछा आप कितने बजे सोते हैं रात को? साहब हम भी 1 बजे सोते हैं। कोई कहता हम 12 बजे सोते हैं। तो मैंने कहा तो आप खुद ही बिगड़े हुए, दूसरे को क्या खंडन करते? पहले अपना तो सुधार करो। आप खुद 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं और फिर दूसरों को गाली देते हैं कि साहब ये बिगड़ गए, रात को देर तक जागते हैं। और क्या बिगाड़ हो गया? ये साहब फैशन बहुत हो गया। मैंने कहा ठीक है, आपके बच्चे को फैशन नहीं करते ना? साहब करते हैं। मैंने कहा फिर दूसरे को क्या कहते हो? पहले अपने बच्चे को तो ध्यान रखो, अपने बच्चे को तो संभालो पहले, दूसरे के बच्चे की बात पीछे करो। और क्या बिगड़ गए? लोग होटलों में जाकर डांस करते, शराब पीते और सिगरेट पीते हैं, गुटखा मसाला खाते और गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदे गंदे फिल्में देखते हैं टेलीविजन पर। यही तो बातें हैं ना जो बिगाड़ रही हैं हमारे देश को। तो देश की बात पीछे, पहले अपने घर की बात करो। क्या हमारे बच्चे फैशन नहीं करते? आज जो फैशन चल रहा है, जो फिल्मों में आप देख रहे हैं, कितनी खराब फिल्में आती हैं आजकल। फिल्में तो फिल्में, अब तो टीवी में जो ऐड आती है वो भी इतनी खराब हो गई, वो भी देखी नहीं जाती। इतनी खराब ऐड आती है आजकल, विज्ञापन भी इतने बिगड़ गए। तो ये फैशन के नाम पर जो नंगापन चल रहा है, जिसके नाम पर हम कहते हैं साहब देश बिगड़ रहा है, तो इसको पहले अपने घर में रोकने की जरूरत है। आज स्कूलों में पढ़ने वाली बहनें, कॉलेज में पढ़ने वाली बहनें पैंट शर्ट जीन्स टी शर्ट पहनती है, नहीं पहनती? पहनती है नहीं? क्या स्त्रियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए? नहीं पहनने चाहिए। तो अपने बच्चों को समझाओ, उनको रोको, बेटा ये स्त्रियों के कपड़े नहीं, ये पुरुषों के कपड़े। पुरुष पुरुषों वाले कपड़े पहने, स्त्रियां स्त्रियों वाले। तब तो कोई सुधार की बात है। अब स्त्रियों ने पुरुषों वाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए और कल को ये पुरुष भी साड़ियां पहनकर सड़क पे आ गए तो फिर क्या होगा? तब आपको अच्छा लगेगा? हाँ जी, तब आपको अच्छा लगेगा कि ये कॉलेज के लड़के साड़ियां पहन के आएंगे सड़क पे? नहीं लगेगा ना अच्छा। तो अपनी बेटियों को समझाओ, बहनों को समझाओ
लड़कों ने लड़कियों की तरह लंबे लंबे बाल बढ़ाने शुरू कर दिए। आप जब कुछ करेंगे तो वो चुप थोड़ी बैठेंगे, वो भी कुछ करेंगे। आपने उनकी पैंट शर्ट पहननी शुरू की, उन्होंने बाल बढ़ाने शुरू किए। और फिर कान में बालियां पहननी शुरू कर दी। अब नाक में पहनने की कसर बाकी है, वो थोड़ी बाकी है। और मुंबई जैसे नगरों में ये घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। 5, 7, 8 लड़के कॉलेज के इकट्ठे होते हैं और उनमें से एक लड़का साड़ी पहनता है। 8 में से एक साड़ी पहनता है और फिर सारे कार में बैठ के होटल में जाते हैं, क्लब में जाते हैं और वहाँ जाके वो बदतमीजी करते हैं। ये बम्बई में शुरू हो चुका है। अखबारों में आर्टिकल निकल रहे हैं, मैंने पढ़ा अखबार में आर्टिकल। तो ये जो बिगाड़ चल रहा है, ये जापान के लोग यहाँ भारत में आके ऐसा नहीं कर रहे, ये चीन के लोग ऐसा नहीं कर रहे, ये रूस वाले लोग हमारे देश में ऐसा नहीं कर रहे, हमारे अपने घर के बच्चे ऐसा कर रहे हैं, हमारे अपने भारतीय लोग ऐसा कर रहे हैं। जबकि विदेशी लोग हमारे देश में आते हैं तो वो ढंग से रहते हैं। वो ये समझते हैं कि ये दूसरा देश है, यहाँ हम विदेश में आए हैं तो यहाँ के कानून का पालन करना चाहिए, यहाँ की सभ्यता का पालन करना चाहिए। वो यहाँ ठीक ढंग से चलते हैं और हम अपने देश में उल्टे सीधे काम करते हैं। और फिर उसका परिणाम होता है आरुषि हत्याकांड, कभी नीलम हत्याकांड, कभी कोई रोज चलते रहते आते हैं ना समाचार, टेलीविजन में, अखबारों में। जितना फैशन बढ़ाएंगे, जितना नंगापन बढ़ाएंगे, उसका परिणाम ऐसे भोगना पड़ेगा। दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, अपहरण बढ़ेंगे, अत्याचार बढ़ेंगे। दुनिया की नकल मत करो, दुनिया के पीछे मत चलो, अपनी अकल से चलो। अपने महापुरुषों की नकल करो, नकल ही करनी हो तो महापुरुषों की नकल करो। जो हमारे भारत देश की प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति है, वेदों की संस्कृति, उसकी नकल करो। जिन महापुरुषों के कारण हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में सबसे ऊपर था, सबसे आगे था हमारा देश, वो क्रिकेट के खिलाड़ियों के कारण नहीं हुआ था, वो फिल्मी स्टार्स की वजह से नहीं हुआ था हमारा देश का नाम ऊंचा। देशभक्तों के कारण, वीर पुरुषों के कारण, साधु संतों के कारण, ऋषि महात्माओं के कारण, वेदों के विद्वानों के कारण हमारा देश सबसे ऊपर था। वो भी तो हमारे जैसे ही मनुष्य थे। तो जिन लोगों के कारण हमारा देश दुनिया में सबसे आगे था, उनकी नकल करो, तब तो हमारा देश बचेगा, हमारे देश की रक्षा होगी, हमारे देश का सुधार होगा, हमारी परंपराओं की रक्षा होगी, तब हमारा चरित्र बचेगा। और जैसा कि ये पश्चिमी सभ्यता चल रही है, उसकी नकल करेंगे, फिर सब खत्म। तो आजकल रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से और इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके माध्यम से पश्चिमी सभ्यता हमारे देश में बहुत तेज़ी से आ रही है और हमने उस पर कोई ब्रेक नहीं लगाई। अपने बच्चों पर कोई नियंत्रण नहीं रखा हमने, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया कि बेटा ये काम करना, ये नहीं करना। ये सारे साधन के रूप में ये खराब नहीं है, साधन ठीक है, पर साधन का उपयोग ठीक नहीं हो रहा। स्कूटर कोई खराब चीज नहीं है, मोटरसाइकिल कोई खराब चीज नहीं है, पर उसका उपयोग ठीक नहीं हो रहा। उस
उसका दुरुपयोग अधिक हो रहा है। कार कोई बुरी चीज नहीं है, पर कार का दुरुपयोग अधिक हो रहा है। कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन कोई बुरी चीज नहीं है, मीडिया कोई बुरी चीज नहीं है, पर इसका उपयोग ठीक नहीं हो रहा। उस उपयोग को ठीक करना है। तो बाहर के लोग, दूर के लोग कब ठीक करेंगे वो तो पता नहीं, वो हमारे नियंत्रण में भी नहीं। जो लोग आपके नियंत्रण में हैं, कम से कम वहां तो शुरू करें। आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्य, वो तो आपके नियंत्रण में हैं, उन पर तो लागू करें कम से कम इन बातों को। जिस चीज का आप विरोध करते हैं, पहले अपने घर में उसको ठीक करो। और या फिर ये माना जाएगा कि आपने भी उस सभ्यता को स्वीकार कर लिया। अगर आप उसका विरोध नहीं करते, पश्चिमी सभ्यता का विरोध नहीं करते, शब्दों से भी विरोध नहीं करते, और व्यवहार में भी आपने उसको स्वीकार कर लिया, वैसे ही चल रहे हैं, वैसे ही खा रहे हैं, वैसे ही पी रहे हैं, वैसे ही पहन रहे हैं और वैसे ही सारे काम कर रहे हैं, उसी ढंग से हमारी भाषा है, उसी ढंग से हमारा व्यवहार है, तो इस कारण से हमने उस सभ्यता को स्वीकार कर लिया। आजकल मैं देखता हूँ स्कूलों के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी, वो नमस्ते नहीं बोलते, हाय बोलते, हाय जब मिलते हैं तो हाय बोलते, और जब घर जाते हैं तो बाय कहते हैं। ये हाय और बाय क्या हमारे देश की भाषा है? क्या ये हमारे देश की परंपरा है? तो हमारा व्यवहार, परंपरा सब विदेशी होती जा रही है। खान पान हमारा विदेशी हो रहा है। आज आपके बच्चे दाल चावल रोटी खाना पसंद कम करते हैं, कड़ी खिचड़ी खाना पसंद कम करते हैं, और पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं। ये पिज़्ज़ा भारत का भोजन है? कहाँ का है? इटली। इटली का है। इटालियन पिज़्ज़ा लिखा रहता है दीवारों पर, देखा आपने? और वो चीन का भोजन है चाउमीन, उसका नाम ही ऐसा है, चाउमीन। चाउमीन खाना पसंद करते हैं, भारत का दाल चावल खाना पसंद नहीं करते। इटली का पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं, गेहूं की रोटी, मक्की की रोटी खाना पसंद नहीं करते, घी दूध मक्खन मलाई खाना पसंद नहीं करते, बर्गर खाना पसंद करते। ये सब विदेशी भोजन। तो हमारा भोजन विदेशी हो रहा है, हमारे कपड़े भी विदेशी होते जा रहे हैं, पहनावा विदेशी होता जा रहा है, भाषा विदेशी होती जा रही है, बोलचाल का ढंग हमारा विदेशी होता जा रहा है। तो कैसे कहें हम भारतीय? सिर्फ जन्म हमारा भारत में होगा, बाकी तो सारी दिनचर्या और सारा व्यवहार हमारा विदेशी। तो कैसे कहें कि हम भारतीय हैं? तो अगर हम अपने भारत देश को अच्छा मानते हैं, मुझे तो इसमें भी अब संशय होने लगा, लोग भारत को अच्छा मानते भी हैं कि नहीं मानते? आप लोग कैसा मानते हैं? भारत हमारा देश है, वो अच्छा देश है या नहीं? अच्छा देश है जी, अच्छा है। अच्छा बताइए, भारत की कौन सी चीज़ अच्छी है? अच्छा नहीं हैं? आप जैसे लोग मेरे जैसे कितने लोग? मेरे जैसे कितने लोग? गिनती करके बताओ। संस्कृति अच्छी है, संस्कृति अच्छी है, और लोग कैसे हैं? लोग उसको भूल रहे हैं, इसके लिए दुखी है। तो लोग अच्छे नहीं है ना? लोग अच्छे, उनके विचार अच्छे नहीं है। तो फिर अच्छे काहे के हैं लोग? अच्छी क्या बात है लोगों में? विचार अच्छे नहीं है ना? विचार की वजह से सब बिगड़ आ गया है। तो गड़बड़ का मूल कारण तो विचार है, हाँ, वही तो। और आप कह रहे हैं विचार अच्छे नहीं है, तो फिर व्यक्ति अच्छा कहाँ है? विचारों से ही तो व्यक्ति कहलाता है। विचार अच्छे हैं तो वाणी अच्छी है, विचार अच्छे हैं तो व्यवहार अच्छा है, और अगर विचार बिगड़ गए तो वाणी बिगड़ेगी, सबसे बिगड़ और विचार बिगड़े तो व्यवहार बिगड़ेगा, तो फिर अच्छा कहाँ रहा? उसकी वजह से उसको ये तो सिर्फ कहने की बात है। कोई भी सीधा सीधा अपने आप को यूँ नहीं कहना चाहता साहब मैं खराब हूँ। कौन कहता मैं खराब हूँ? ये तो सिर्फ इसलिए आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आदमी अच्छे हैं। क्या अच्छे हैं? अच्छा तो कुछ भी नहीं।
विचार खराब, वाणी खराब, व्यवहार खराब, चाहे जहाँ सड़क पे थूक देते, बाइक पे चलते चलते पान खा रहे हैं और यूं पिचकारी मारते, पीछे वाले के सारे कपड़े लाल कर देते। क्या अच्छा है बोलो? सारी सभ्यता खो दी। कहीं भी थूक देंगे, कहीं कचरा फेंक देंगे, कोई सभ्यता नहीं। बताओ कहाँ अच्छा है? और उसको कोई बताने लगे कि साहब ऐसा नहीं करना चाहिए, घर में बैठ के पान खाओ, खाना ही होते। आप सड़क पे चलते हुए पान खाते हैं और बाइक पे चलते हुए दूध थूक देते हैं, ये तो अच्छा नहीं है, और मारा वाली बह जाएगा। कहाँ अच्छा आदमी? विचार खराब, वाणी खराब, व्यवहार खराब, सब बिगड़ेगा। सब उसकी वजह से। तो इसलिए हमको अब आगे सोचना है कि अगर हमारा देश अच्छा है तो अब तो नहीं है, पहले था कर, अब नहीं, अब नहीं है देश अच्छा। अब तो लोग विदेश भागते हैं, कोई इंग्लैंड में जाके रहता है, कोई अमेरिका में जाके रहता है, कोई कनाडा में रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है। वो क्यों भागते हैं वहाँ रहने के लिए? क्योंकि उनको दिखता है वहाँ लोग अच्छे हैं, वहाँ सभ्यता से रहते हैं, ऐसे सड़क पे नहीं थूकते, साफ सफाई। अगर आपने देखा हो देश विदेश तो हमको पता चलेगा कितनी साफ सफाई रखते हैं, ऐसे सड़क पे नहीं थूकते हो जैसे यहाँ थूकते। एक बम्बई के सज्जन मुझे सुना रहे थे, जापान जाकर आए, तो वहाँ के अनुभव सुना रहे थे जापान के। क्या लगे आप जापान में चलो सड़क पर, और जैसे ही आपने पान मुंह में डाला पुलिस वाला चालान काटेगा। हमने कहा क्यों? तो वहाँ सड़क पे पान खा के थूकना मना है, अपराध है। तो आपने जब मुंह में पान डाल लिया तो कहीं तो थूकोगे, जेब में थोड़ी थूकोगे, कहीं ना कहीं तो थूकोगे। और सड़क पे थूकना अपराध है, इसलिए पान मुंह में डालते ही तुरंत चालान काटता है। इसलिए लोग जापान में सड़क पे पान नहीं खाते, या तो घर में खाते हैं या तो नहीं खाते। तो वहाँ साफ सफाई है, सुथरी जगह है, सभ्यता है, अनुशासन है, बसें टाइम पर आती हैं, रेलगाड़ी समय पर आती है, सब लोग नियम का पालन करते हैं, ट्रैफिक ड्राइविंग बहुत अच्छी है। 1 महीना इंग्लैंड में रहा, 4 साल पहले गया था। मैंने 1 महीने में एक भी हॉर्न बजता हुआ नहीं सुना। कोई हॉर्न बजाता ही नहीं, कोई हॉर्न बजा दे तो यूँ देखते, अच्छा तुम हॉर्न बजाते हो, हमको गाड़ी चलाना नहीं आता। मतलब हमने कोई अपराध किया, कब हॉर्न बजता है? कोई आदमी अपराध कर दे ना, कब हॉर्न बजता है उसको याद दिलाने के लिए, तुमने गाड़ी ठीक नहीं चलाई, तब हॉर्न बजता। तो मैंने तो पूरे महीने में एक हॉर्न बजता नहीं सुना हुआ। और भारत में तो लिखा है ट्रकों पर, हॉर्न प्लीज, लो हॉर्न। हम तो 100 पे गाड़ी चला रहे हैं, हॉर्न बजाओगे तो हम जाके कोई आया आसपास। यहाँ तो बोलते हॉर्न बजाओ तो हम जाके, नहीं तो हम तो अपने नशे में चल रहे हैं। बताइए कितना फर्क है। इसलिए लोग विदेश में रहना चाहते हैं। वहाँ चोरी नहीं है, वहाँ रिश्वत नहीं है, वहाँ गंदगी नहीं है, साफ सफाई है, लोग ढंग से व्यवहार करते हैं, सभ्यता से बोलते हैं, ऐसे बकबक नहीं करते, गालो गलौच नहीं करते। इसलिए लोग विदेश में जाना चाहते हैं। और आपके बहुत सारे लोग विदेश में जाते रह रहे हैं, जाते रहते हैं ना। विदेश में कुछ बातें अच्छी है, ये बाहर की सभ्यता ठीक है, साफ सफाई ठीक है, और वो गाली गलौच नहीं करते, सभ्यता से बोलते हैं, ट्रैफिक ड्राइविंग ठीक रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं, ये सारी बातें अच्छी हैं। लेकिन वहाँ चरित्र बहुत खराब, खान पान बहुत खराब, फैशन, नंगापन, और खान पान में भोजन, वो अंडे, मांस, शराब और नशीली चीज़ें, वो चीज़ें बहुत खराब है। जैसे अपने यहाँ गुजरात में हर 10 दुकान के बाद एक पान की दुकान मिलेगी। वहाँ पान बहुत खाते हैं, यहाँ भी खाते हैं, महाराष्ट्र में भी खाते हैं। तो हर 10 दुकान के बाद एक पान की दुकान मिलेगी। तो लंदन में हमने देखा हर 10 दुकान के बाद एक शराब की दुकान मिलेगी। वहाँ इतनी शराब बिकती, इतनी शराब पीते हैं वो, पर फिर भी पीते ढंग से, लिमिट से पीते। ऐसे यहाँ नहीं जैसे देसी शराब पीते हैं पूरी बोतल पी, और फिर पता लगा 30 लोग मरे। अगले दिन अखबार में आता है देसी शराब पी के 30 लोग मरे, जहरीली शराब से 70 लोग मरे। वहाँ ऐसे नहीं पीते, पीते हैं थोड़ा ढंग से पीते हैं, फिर भी वो है तो खराब चीज़। तो खान पान उनका इस तरह से भ्रष्ट है। सिगरेट बहुत पीते हैं। हम वहाँ फुटपाथ पे चलते थे बाजार में,
तो आसपास सिगरेट पीने वाले इतने होते थे, फुटपाथ पर भी दुर्गंध आती थी सिगरेट की। तो चरित्र ठीक नहीं, खान पान ठीक नहीं, उनका आचार विचार ठीक नहीं। एक बात और हमने वहां सुनी, स्वार्थी लोग बहुत हैं। हमारे साथी आचार्य ज्ञानेश्वर जी, वो भी जाते रहते हैं विदेश में। वो तो बहुत जाते हैं, मैं तो एक आध बार ही गया, ज़्यादा नहीं जाता मैं। वो बहुत जाते रहते हैं। तो वो भी आके बताते हैं वहाँ के अनुभव कि वहाँ पर लोगों के पास स्वार्थी इतने हैं, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, बड़ों के साथ कोई सम्मान का व्यवहार नहीं करेंगे। बड़ों को तो अलग बूढ़ों के घर में रखते हैं, उनके लिए अलग घर बना रखते हैं, ओल्ड हाउसेस, बूढ़ों के घर। वो बच्चे माता पिता के साथ नहीं रहते हो। वहाँ मकान भी छोटे छोटे होते हैं, और जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, शादी करनी होती है, तो पहले मकान बनाते हैं, फिर शादी करते हैं, क्योंकि घर में जगह ही नहीं। शादी करके तो दूसरा कमरा चाहिए, दूसरा कमरा है नहीं, तो पहले मकान ढूंढो, फिर शादी करो। शादी करते ही अलग हो जाते हैं। और बड़े हो गए माता पिता, ज़्यादा बूढ़े हो गए तो सरकार के हवाले। जब सरकार उनको खाना खिलाए, सरकार उनको टिकट भाड़ा दे, सरकार उनकी दवाई करे, सारा काम वो करे। तो जो अपने भारत में एक पुरानी सभ्यता थी, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, सेवा करना, वो वहाँ खत्म। और हम लोग उसी की नकल यहाँ कर रहे हैं। हमारे घर में भी, हमारे परिवारों में भी अब उसकी नकल चल रही है। वहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों पैसे कमाने जाते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है और खर्चे इतने अधिक हैं। जब तक दोनों नहीं कमाए तो खर्चा घर का चलता नहीं, तो वहाँ दोनों कमाने के लिए जाते हैं। और हम भी उनकी नकल करते हैं, हमारे यहाँ भी दोनों कमाने जाने लगते हैं। फिर जो परिणाम वहाँ आया वो यहाँ भी आ रहा है। वहाँ दोनों कमाने जाते हैं कभी कभी, तो फिर घर में सेवा कौन करे, बच्चों को कौन संभाले, माता पिता को कौन देखे? इसलिए माता पिता को सरकार के हवाले। और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, शादी करके माता पिता से बेटा बहू अलग हो जाते हैं, तो बेचारे माता पिता परेशान। वो अलग क्यों हो जाते हैं कि दोनों कमाने जाते हैं, तो घर में सेवा कौन करे? तो ये उनकी नकल नहीं करनी। इस क्षेत्र में हमको उनकी नकल नहीं करनी कि पति पत्नी दोनों कमाने जाएंगे। पैसे कमाना स्त्रियों का काम नहीं है। क्या बोला मैंने, दोहराइए। पैसे कमाना स्त्रियों का काम नहीं है, ये पुरुषों का काम। स्त्रियों का काम है घर संभालना, बच्चे को संभालना, बच्चों को बुद्धिमान बनाना, धार्मिक बनाना, देशभक्त बनाना, ईमानदार बनाना, ये स्त्रियों का काम है। पैसे कमाना नहीं। जो स्त्रियां पैसे कमाने जाती हैं, उनके बच्चे देख लेना, वो बिगड़े हुए मिलेंगे अधिकांश। 2-4 अपवाद सब जगह होते हैं, उनको छोड़ दीजिए। अधिकांश जो माताएं पैसे कमाने जाती हैं, चाहे वो ऑफिस जाती हैं, चाहे रेलवे में जाती हैं, बैंक में जाती हैं, कहीं भी नौकरी करती हैं, अधिकांश उनके बच्चे घर में बिगड़े हुए मिलेंगे। उनके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिलेगा। माँ तो वही नौकरी करने, तो दोपहर में बच्चा स्कूल से आया, उसको रोटी कौन खिलाएगा? माँ तो घर में है नहीं। या तो कोई दूसरा नौकरानी रखो, या कोई दूसरा आदमी खिलाए। माँ जो बच्चे को खाना खिलाती है, जितने प्रेम से खिलाती है, जितना अच्छा भोजन खिलाती है, जितनी अच्छी भावना से खिलाती है, ऐसे कोई दूसरा खिला सकता है? तो माँ तो गई नौकरी पे, तो बच्चे को तो खाना ठीक से मिलता नहीं। बताओ वो उसका स्वास्थ्य अच्छा कैसे बनेगा? दूसरा आदमी को खाता हो तो खा ले, नहीं तो तू तेरी मर्जी, जैसे भी सोच। वो उतने प्रेम से थोड़ी खिलाता। तो ये जो हम पश्चिमी देशों की नकल कर रहे हैं कि पति पत्नी दोनों पैसे कमाने जाएंगे, ये अच्छा ढंग नहीं। पढ़ना बुरा नहीं, पढ़ना तो चाहिए, स्त्रियों को पढ़ना चाहिए, पुरुषों को भी पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करने में दोष नहीं। पर आज जो पढ़ाई करते हैं हम, बेटा बेटी जो पढ़ने जाते हैं, वो क्यों पढ़ने जाते हैं? उनके दिमाग में बचपन से ये भर दिया जाता है कि तुमको जॉब करना, तुमको पैसे कमाने। ये विचार गलत है। अपनी बेटियों के दिमाग में ये बात मत भरो कि तुमको पैसे कमाने।
पैसे कमाना पुरुषों का काम है, स्त्रियों का काम नहीं। पैसे कमाने की बात क्यों हमने बेटियों के दिमाग में डाली? कल को शादी करके जाएगी, ससुराल में झगड़ा हो गया तो अपने 4 पैसे कमा के रोटी तो खा लेगी। मतलब पहले से ही दिमाग में ये खटखट है कि ये ससुराल में झगड़ा करेगी। पहले ही दिमाग बना रखा है झगड़ा करेगी, इसलिए इसको अभी से पढ़ाओ ताकि अपने रोटी कमा पाए, हमारे सर पे बोझा नहीं आए। पहले से दिमाग ये बना लिया, फिर तो झगड़ा करेगी ना, फिर क्यों रहेगी वो शांति से? इसलिए परिवार टूट रहा है आज, इसलिए परिवार टूट रहे हैं। बेटियों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुमको कुछ पैसे कमाने लायक अपने पाँव पर खड़ा होगा। ये मान्यता ठीक नहीं। स्त्रियों को पढ़ना चाहिए पैसे कमाने के लिए नहीं, बुद्धि के विकास के लिए। पढ़ाई नहीं करेंगे तो बुद्धि का विकास नहीं होगा। बुद्धि का विकास क्यों करना? झगड़ा करने के लिए नहीं, परिवार की सुरक्षा के लिए, बच्चों को बुद्धिमान बनाने के लिए। हमारे वेद आदि शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य का सबसे पहला गुरु उसकी माता है और दूसरा गुरु उसका पिता है, फिर स्कूल का टीचर तो तीसरे नंबर पे। और ये लिखा है कि जिस बालक को ये 3 गुरु अच्छे मिल जाते हैं, पढ़े लिखे, धार्मिक, समझदार, बुद्धिमान, वो बालक अच्छा बनता है, वो बढ़िया विद्वान बनता है, धार्मिक बनता है, ईमानदार बनता है, देशभक्त बनता है। तो स्त्रियों के लिए पढ़ने का विधान है, पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? अपने बालकों को बुद्धिमान बनाने के लिए, उनको धार्मिक बनाने के लिए, ईमानदार बनाने के लिए, एक चरित्रवान नागरिक बनाने के लिए, देशभक्त बनाने के लिए, ईश्वर भक्त बनाने के लिए। इस काम के लिए स्त्रियों को पढ़ना चाहिए। अपनी बुद्धि के विकास के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, परिवार के लोगों की सेवा के लिए, इस काम के लिए पढ़ना चाहिए, पैसे कमाने के लिए नहीं। जब से पैसे कमाने का दिमाग बनाया, लोगों में स्वार्थ बढ़ गया और उस स्वार्थ के कारण झगड़े बढ़ गए। और वैसे व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो जो माताएं पैसे कमाने जाती हैं उनको 3 गुना काम करना पड़ता है। एक तो घर की रोटियां बनाओ, घर भी तो संभालना पड़ता है, वो पुरुष थोड़ी आके रोटियां बनाते हैं। जो स्त्रियां नौकरी पे जाती हैं उनके घर की रोटियां पुरुष नहीं बनाते, रोटियां भी बनानी पड़ती है उनको, घर भी संभालो, नौकरी भी करो और बच्चे भी पालो। 3 काम। और नौकरी नहीं करो तो 2 काम, बच्चे को संभालो और घर को संभालो, वो स्त्रियों की ड्यूटी है। तो अपने बच्चों को समझाएं, उनको भारतीय बनाएं, विदेशी नहीं बनाएं। बहुत से लोग बच्चों के दिमाग में बचपन से ये भर देते हैं, हाँ बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना है, तुमको कनाडा में रहना है, तुमको वहाँ पैसे कमाने जा करके। अपने बच्चों को विदेश मत भेजो। भारत देश में अच्छा है रहना, भारत देश और देशों से बहुत अच्छा है। थोड़ी गड़बड़ है यहाँ, कोई बात नहीं, गड़बड़ यहाँ भी है और वहाँ भी है, वहाँ कोई 100% अच्छा नहीं है। कुछ गड़बड़ यहाँ है, कुछ गड़बड़ वहाँ है, गड़बड़ दोनों जगह है। फिर भी देखना ये है कि किस देश में ज़्यादा गड़बड़ है और किस देश में कम, और कैसी गड़बड़ है। जो एक ऐसी गड़बड़ है जो चल सकती है और एक ऐसी गड़बड़ है जो नहीं चल सकती। मान लो पैसे कम हैं आपके पास, बहुत बड़े सेठ नहीं बन पाए, दाल रोटी तो खाने को मिलती है, बड़े सेठ नहीं बन पाए तो चल जाएगा। कपड़े बहुत ऊंचे नहीं खरीदे, थोड़े मध्यम स्तर के खरीद लिए तो भी चल जाएगा। पर चरित्र बिगड़ गया तो वो तो नहीं चलेगा ना। एक हमारे स्कूल में जब मैं पढ़ता था दिल्ली में, तब की घटना सुनाता हूँ। हम 11वीं कक्षा में पढ़ते थे और सप्ताह में एक दिन हमारे प्रिंसिपल साहब हमारी एक क्लास लेते थे, इंग्लिश का एक पीरियड वो पढ़ाते थे हफ्ते में एक दिन। तो एक दिन पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक घटना सुनाई अपनी। कहने लगे मैं इंग्लैंड गया, अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड देश में गया कुछ काम से।
तो जब वहाँ के लोगों से परिचय हुआ तो उन्होंने पूछा ये आपके साथ कौन है? तो प्रिंसिपल साहब ने बताया कि ये मेरी पत्नी है। तो लोगों ने पूछा ये आपकी कौन सी पत्नी है? तो प्रिंसिपल साहब कहने लगे मुझे समझ में नहीं आया ये क्या सवाल है, कौन सी पत्नी? तो मैंने पूछा आपका सवाल मैं समझा नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं, कौन सी पत्नी, क्या मतलब? तो सामने वाले ने खोल के समझाया आपकी दूसरी पत्नी है, तीसरी है, पांचवी है, सातवीं है, कौन सी पत्नी? तो प्रिंसिपल साहब कहने लगे ये मेरी पहली पत्नी है, पांचवी सातवीं क्यों पूछते हो भाई, ये मेरी पहली पत्नी है। तो पूछा अच्छा कुछ उम्र तो ज़्यादा दिखती है, आपकी शादी हुई कितना टाइम हो गया? पहली पत्नी। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हमारी शादी हुई 17 साल हो गए, 17 ईयर्स, 17 साल हो गए। तो बड़ा आश्चर्य हो, बोले आप 17 साल से एक ही औरत के साथ रहते हैं? तो प्रिंसिपल साहब ने कहा हमारे यहाँ तो 70 साल तक एक के साथ जाते हैं, तुम्हें 17 में क्या आश्चर्य? भारत में तो 70 साल तक एक ही औरत के साथ रहते हैं, तुम्हें 17 में क्या आश्चर्य हुआ? बोले हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो तुम्हारे यहाँ क्या होता है? बोले हमारे यहाँ तो शादी होती है तो कोई 1.5 साल चलती है, कोई 2 साल चलती है, कोई 6 महीना चलती है, फिर हम बदल लेते हैं। जैसे जूते चप्पल बदलते 6 महीने में, साल भर में, ऐसे पत्नी भी बदल लेते। ये बात बताई उन्होंने। और एक दिन तो BBC लंदन पर मैंने समाचार सुना हिंदी में, उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में एक पुरुष स्त्री भी दोनों की शादी होती है, एक की थोड़ी होती, शादी तो दोनों की होती है। तो वहाँ बताया कि एक औसत एक वहाँ का व्यक्ति इंग्लैंड का कम से कम 11 शादी करता है अपने जीवन से, 11 कम से कम औसत एवरेज। कोई 8 करता है, कोई 15 करता है, कोई 12 करता है, एवरेज 11 की बढ़ती है। तो वहाँ एक एक आदमी 10-10, 11-11 शादी करता है। अब ये सभ्यता ये अपने देश में चल जाएगी? आपको स्वीकार है, ऐसी चलेगी? तो ये है चरित्र की बात। चरित्र भयंकर भ्रष्ट, ऐसे ही अमेरिका का, ऐसे ही इंग्लैंड का, ऐसे ही कनाडा का, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का, ऐसे ही सब देशों में चरित्र के मामले में भयंकर भ्रष्ट लोग। तो एक दिन मेरे पास एक SMS आया, मेरे मोबाइल पर SMS आया, उसमें लिखा था Which is the most confusing day in America? Question. Which is the most confusing day in America? नीचे आंसर लिखा था Father's Day. Father's Day. 80% people, American people, 80% American people don't know whom to wish today. अमेरिका में सबसे ज्यादा संशय वाला दिन कौन सा है? ये प्रश्न था, सबसे ज्यादा संशय वाला दिन कौन सा है? तो उत्तर लिखा था फादर्स डे। उस दिन लोगों को सबसे अधिक संशय होता है, कंफ्यूजन होता है, भ्रांति होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो लोग फादर्स डे को अपने पिताजी को जाके नमस्ते करते हैं, उनको कुछ फुला देते हैं, कुछ फल मिठाई खिलाते हैं, साल में एक दिन माँ को नमस्ते करने जाते हैं, मदर्स डे, और एक दिन फादर को नमस्ते करने जाते हैं, वो फादर्स डे। तो अमेरिका के उस SMS में लिखा था 80% लोग उस दिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस आदमी को जाके नमस्ते करें, हमारा बाप कौन सा है यही पता नहीं। 80% लोग ऐसे हैं, बताइए, है ना कंफ्यूजिंग डे? ऐसा भारत में चलेगा? नहीं चलेगा। तो हम अगर उनकी नकल करेंगे तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो जाएगा, और वो चीज़ यहाँ बढ़ती जाएगी, आप देखो। तो उस परंपरा से हमको बचना है। अपनी भारतीय सभ्यता, भारतीय चरित्र, भारत के जो हमारी बड़े बुजुर्गों की सेवा सम्मान की परंपरा है, उसकी सुरक्षा करनी। तो उनकी नकल नहीं करना, वहाँ तो उनकी मजबूरी है, वो दोनों कमाएंगे नहीं तो घर नहीं चलेगा। और वहाँ का रहन सहन, सारा खान पान और सब अलग स्टाइल का। भारत का अलग ढंग है, यहाँ का तापमान अलग है, वहाँ का तापमान अलग है। यहाँ गर्मी पड़ती है, वहाँ ठंडी पड़ती है। वहाँ तो फिट कपड़े चाहिए, नहीं तो ठंडी लगती है। खुले खुले कपड़े पहने तो हवा घुस जाती है, कपड़ों में ठंड लगती है, इसलिए वो टाइट पहनते हैं और फिट पहनते हैं ताकि हवा अंदर नहीं घुसे। और बार बार वो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, इसलिए कि गर्मी बनी है। अब भारत में तो पहले गर्मी पड़ती है, या फिर भी लोग 6 चाय पीते हैं सारे। मैं देखता हूँ मई जून के महीने में इतनी गर्मी पड़ रही है, दोपहर का 2 बज रहा है, फिर भी
भी लोग चाय पी रहे हैं, आश्चर्य होता है। पहली बार फूक रही है अग्नि को, अंदर और फूकेंगे, कैसे जिएंगे वो? तो अंधाधुंध नकल मत करो। कोई अच्छी बात है उनकी, वो सीख लो। जो अच्छी बात है वो नहीं सीखेंगे। वो साफ सफाई से रहते हैं, चाहे जहाँ कचरा नहीं फेंकते, वो अच्छी बात है, वो नहीं सीखेंगे। और जो गलत बात है वो सीखेंगे। अखबारों में पढ़ा, अमेरिका में बच्चे पिस्तौल लेकर जाते हैं स्कूल में और 20-20 बच्चों को मार देते हैं। अखबारों में पढ़ा हमने। और फिर देखा दिल्ली में, गुड़गांव में जो घटनाएं हो गई, वहाँ भी बच्चों ने पिस्तौल लेकर पहुँच गए स्कूल में, अब मार दिए, 10-20-25 घायल कर दिए। टीचर को मार देते, बच्चों को मार देते। ये देखो, ये उनकी नकल। अब ये वहाँ की बात यहाँ कैसे पहुँची? फिल्मों से, टेलीविज़न से, कंप्यूटर से, इंटरनेट से। तो हमको अगर अपने देश की परंपरा और सभ्यता की रक्षा करनी है तो थोड़ा अपने बच्चों पर नियम लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएं? सुनिए। बच्चों पर नियम लगाने से पहले अपने ऊपर नियम लगाओ। जब तक हमारा सुधार नहीं होगा, बच्चे नहीं सुधरेंगे। बच्चे कैसे सीखते हैं? उनका एक मनोविज्ञान, एक साइकोलॉजी है। और वो ये साइकोलॉजी है कि वो माता पिता को देख करके सीखते हैं, क्योंकि सबसे पहले गुरु उनके वही घर में। छोटे बच्चों के गुरु सबसे पहले माता और पिता है, और उनमें भी पहले माता है। माता का प्रभाव बच्चे के ऊपर बहुत अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। 5 साल तक बच्चा छोटा होता है और वो लगभग माँ के पास रहता है। इस 5 साल की उम्र में माँ जो बच्चे को सिखा सकती है, वो दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। और वो ऐसा अच्छा सिखा देती है, उसके सर में फिट हो जाता है, वो जिंदगी भर अटता है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी माताओं के पास है। वो चाहें तो अच्छा बनाते हैं और वो चाहें तो बिगाड़ते हैं। तो पहले माताओं को ठीक बनना पड़ेगा, माताओं को अपना सुधार करना पड़ेगा। फिर साथ में दूसरा नंबर पिताजी का, वो भी साथ में ही रहते हैं घर में, उनको भी देखता है बच्चा, तो उनको देख करके भी सीखता है। तो पहले माता पिता अपना सुधार करें। क्या सुधार करें? जो काम आप बच्चों से करवाना चाहते हैं, वो काम पहले माता पिता खुद करें। माता पिता चाहते हैं हमारे बच्चे 12 बजे तक नहीं जाते, जल्दी सो जाए, 9-10 बजे सो जाए। तो पहले माता पिता को भी 9-10 बजे सोना पड़ेगा, तब तो बच्चे सोएंगे। अब माता पिता सोचे हम 12 बजे सोएंगे तो बच्चे 10 बजे नहीं सोने वाले, वो भी 12 बजे तक बैठेंगे, आपके साथ गपशप मारेंगे, टीवी देखेंगे, खाना खाएंगे, इधर उधर टाइम वेस्ट करेंगे। तो रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, यहाँ से शुरू करो। जल्दी सोने का मतलब 10 बजे। 10 बजे सो जाओ मतलब जल्दी सो। अब जंगल वाले लोग तो 10 बजे सो सकते हैं, सिटी वाले तो नहीं सो सकते, मुझे पता है। सिटी वाले लोग 10 बजे नहीं सो सकते। चलो आधे घंटे की छूट, 10:30 बजे। फिर कई कहेंगे साहब हम तो 9 बजे तो घर आते हैं दुकान बंद करके, 10-10:30 कैसे सो जाएंगे? उनको और आधे घंटे की छूट, 11 बजे तक सो जाओ, बस 1 घंटा, इससे ज़्यादा लेट नहीं। अधिकतम 11 बजे तक सो जाए, सिटी वालों के लिए, नगर वालों के लिए। जंगल वालों के लिए तो 10 बजे सोने का ठीक टाइम वही 10 बजे सो। और उठने का ठीक टाइम है सुबह 4 बजे। अब 10 बजे सो जाओ तो 4 बजे उठो। 10 बजे आप सो नहीं सकते तो 11 बजे सो। 11 सो गए तो फिर 5 बजे उठो। और 5 भी नहीं उठ सकते तो 6 बजे उठो। 6 के बाद नहीं सोना, नहीं तो हेल्थ बिगड़ेगी। एक बात के सामने सुन रखा है, बच्चों से पूछो, हाँ बिल्कुल सुन रखा है। क्या सुन रखा है? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और प्रैक्टिकल बिल्कुल उल्टा, लेट टू बेड, लेट टू राइज, मेक्स ए मैन अनहेल्दी, अनवेल्दी, अनवाइज। हो गए ना, सारा देश रोगी, सारे देश रोगी। क्यों?
रात को देर तक जागते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, तो रोगी तो पड़ेगी, पाचन शक्ति बिगड़ेगी, भूख ठीक नहीं लगेगी, भोजन पचेगा नहीं, आलस रहेगा, पेट साफ नहीं होगा, कब्जी होगी, एसिडिटी होगी, सर दर्द होगा, सर में चक्कर आएंगे, आंखों के आगे अंधेरा छाएगा, फिर यही तो होगा। और क्या? इसलिए जब कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सो जल्दी उठो, तभी तो स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। व्यायाम कोई कोई करता है, बाकी तो लोग व्यायाम करते हैं, कोई कोई अब थोड़ा थोड़ा लोग जागे, बीमार पड़े तो फिर डॉक्टरों ने कहा चलो व्यायाम करो, सैर पे जाओ। और कई लोग सुबह मैं देखता हूँ आजकल बाग बगीचे में गार्डन में खूब रेस लगती है, लोग सैर करते हैं, पैदल पैदल चलते हैं। तो मैंने कहा भाई आजकल क्या बात है, इतने लोग गार्डन में आने लगे, सैर करने लगे, क्या बात है? तो किसी ने बताया इनमें से आधे से अधिक लोग तो रोगी हैं। डॉक्टरों ने हिदायत कर रखी है सुबह सैर पे जाओ, नहीं तो अटैक आएगा, तो अपना हार्ट अटैक से बचने के लिए सैर करने पे आए। किसी को बीपी बढ़ गया है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर बढ़ी हुई है, किसी को कुछ समस्या है। तो आधे से ज़्यादा लोग तो इसलिए आते हैं कि वो बेचारे रोगी हैं। अब वो रोगी होकर के मजबूर हो गए सैर पे जाने को, नहीं तो डॉक्टर ने अल्टीमेटम दे दिया, पता नहीं कल क्या होगा, इसलिए जल्दी करो, सावधान हो जाओ। तो पहले अगर रोगी होने से पहले जाते व्यायाम करते और सैर करते तो कितना अच्छा होता। व्यायाम तो करना पड़ेगा, रोगी होने के बाद करो या पहले करो, करना तो पड़ेगा। कौन सा अच्छा है? पहले करो, पहले करना अच्छा है। तो पहले अपने रूटीन में ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि रोज सुबह सैर पे जाना, थोड़ा व्यायाम करना, 15 मिनट आधा घंटा कुछ तो व्यायाम करो। विद्वान लोग बताते हैं जो व्यक्ति रोटी खाता है उसको व्यायाम करना चाहिए। आप लोग रोटी खाते हैं? खाते सब खाते हैं? अरे सब लोग रोटी खाते हैं, व्यायाम कितने करते हैं? कौन कौन व्यायाम करता है? अच्छा चलो अच्छी बात है, यहाँ तो कुछ नहीं करने वाले, इनमें आते तो वही हो गए शायद। तो जल्दी सोना, जल्दी उठना, थोड़ा व्यायाम करना, सैर करना और फिर ईश्वर का ध्यान करना। अच्छा आप में से ईश्वर का ध्यान कौन कौन करता है? अब संख्या कम हो गई। अच्छा हवन कौन कौन करता है हर रोज अपने घर में, हर रोज हवन करने वाला? अब देखो और कम हो गए, 2-4 लोग बचे। अब संख्या कम होती जा रही है। जब आप अपने घर में हवन नहीं करेंगे तो आपके बच्चे कहाँ से सीखेंगे? आप देर से सोएंगे, देर से जागेंगे तो आपके बच्चे जल्दी सोना कैसे सीखेंगे? तो बड़े लोग पहले जल्दी सोने का टाइम टेबल बनाएं, सुबह जल्दी उठने का टाइम टेबल बनाएं। 10-11 बजे सो गए, 5-6 बजे उठ गए, इसके बाद नहीं सोना। थोड़ा सैर पे जाओ, व्यायाम करो, वीटी करो, जॉगिंग करो, रस्सी कूदो, डंडा लगाओ, कुछ भी करो, थोड़ा थोड़ा व्यायाम जरूर होना चाहिए। ईश्वर का ध्यान करो, चाहे 10 मिनट करो। गायत्री मंत्र तो सबको आता है, वो तो आसान है। अपना गायत्री मंत्र का पाठ करो 10 मिनट रोज, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट। खाना खाएंगे दिन में कई बार, और गायत्री मंत्र बोलेंगे नहीं एक बार, ऐसे थोड़ी चलेगा। जिस भगवान ने हमको शरीर दिया, बुद्धि दी, हाथ पाँव, आँख नाक कान सारे साधन दिए, इतना अच्छा परिवार दिया, संपत्ति दी, पैसा दिया, खाना पीना सब सुविधा दी, उसका हम 10 मिनट भी धन्यवाद नहीं कर सकते तो फिर आगे भगवान इंसान थोड़ी बनाए। हम पूछते हैं लोगों से क्यों जी आप हवन करते हैं? सब नहीं करते। क्यों नहीं करते? तब टाइम नहीं मिलता। अच्छा भगवान का ध्यान करते हैं? सब नहीं करते। क्यों नहीं करते? टाइम नहीं मिलता। अच्छा सत्संग करने जाते हैं समाज में? वहाँ भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? टाइम नहीं। हवन करने का टाइम नहीं, सत्संग करने का टाइम नहीं, स्वाध्याय करने का टाइम नहीं, और ध्यान करने का टाइम नहीं, और ताश के पत्ते पीटने का टाइम है। शाम को देखो गार्डन में कितने लोग बैठे हैं, ताश के पत्ते पीट रहे। तब पूछो क्या हो रहा है? साहब टाइम पास कर, अब टाइम पास कर रहा है, और वहाँ ध्यान के लिए टाइम नहीं, हवन के लिए टाइम नहीं, पत्ते पीटने के लिए टाइम पास कर रहे हैं। जब आपके पास अच्छे काम करने का समय नहीं है तो भगवान भी यही करेगा,
मेरे पास भी इंसान बनाने के लिए समय नहीं। जाओ गधे बनो, सुअर बनो, कुत्ते बनो, मैं क्या करूँ? तुमको मैंने अच्छा अवसर दिया, मनुष्य बनाया अच्छे काम करने को, तुमने अच्छे काम नहीं किए तो अब मैं तुमको इंसान कैसे बनाऊं? भगवान तो न्यायकारी, वो छोड़ता नहीं। अच्छे काम करेंगे तो ही भगवान मनुष्य बनाएगा। तो अपने घर में ये अच्छे कार्य शुरू करें, टाइम टेबल बनाएं, लिखें कागज पर। इस तरह से सोना, उठना, जागना, हवन करना, ध्यान करना, थोड़ा सा स्वाध्याय करना। आर्य समाज की बहुत अच्छी किताबें मिलती हैं, यहाँ से पुस्तक ले जाओ और घर में पढ़ो, रोज स्वाध्याय करो, 10 मिनट स्वाध्याय करो नियम पूर्वक। वेद का एक मंत्र पढ़ो, पता चलेगा हम कौन है, कहाँ से आए, भगवान क्या है, किसने बनाई दुनिया, क्यों बनाई, सब बात समझ में आ जाएगी। कैसे बोलना, कैसे व्यवहार करना, कैसे सोचना, तो ये सारे काम बड़े लोग खुद करें। और फिर अपने बच्चों को साथ में बिठाएं, और फिर जो बच्चा नहीं माने उस पर दंड व्यवस्था लागू करें। एक वाक्य बोलिए, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। कोई सुधरता नहीं है। इस वाक्य को भी कागज पर लिखें और अपने घर में चिपकाएं दीवार पर। देखना 2 महीने में बहुत फर्क पड़ जाएगा, आपके घर में बहुत अंतर आएगा इस वाक्य से। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो चुपचाप तो नहीं बैठेंगे, कुछ तो करेंगे ना। अच्छा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बुरा करेंगे तो फिर भगवान कुत्ता बनाएगा, गधा बनाएगा, भेड़ बकरी बनाएगा, सांप बिच्छू बना देगा, वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए भगवान का दंड याद रखो। आपने बच्चे पैदा किए तो बच्चों को ठीक बनाना आपकी जिम्मेदारी है। या तो बच्चे पैदा मत करो, और पैदा किए तो उनको ठीक बनाओ। एक सेठ जी ने एक कुत्ता पाल रखा और रोज सुबह सैर पे ले जाते थे कुत्ते को घुमाने के लिए। और एक दिन उनके कुत्ते ने किसी दूसरे सड़क पे चलने वाले व्यक्ति को काट लिया। अब वो किस आदमी पर केस करेगा? कुत्ते पे करेगा या सेठ पे करेगा? सेठ पे केस करेगा। कुत्ता सेठ का है, कुत्ते को संभालने की जिम्मेदारी सेठ की। अगर सेठ ने अपने कुत्ते को संभाला नहीं और उसके कुत्ते ने किसी को काट लिया तो जिम्मेदारी सेठ की। ऐसे ही आपने बच्चे पैदा किए और अपने बच्चे अगर ठीक नहीं बनाए और आपके बच्चे ने किसी को काट लिया तो जिम्मेदारी आपकी है। मुकदमा आपके ऊपर चलेगा भगवान की कोर्ट में। यहाँ तो बच्चे पर चलेगा, कुछ आप पर भी चलेगा। अगर बच्चा छोटा है तो आपके ऊपर चलेगा, तुम्हारे अपने बच्चे को संभाल के रखो। क्या सिखाया तुमने इसको? और भगवान की कोर्ट में तो आपके ऊपर चलेगा मुकदमा। आपने क्या सिखाया बच्चे को? पैदा क्यों किए थे? जब संभालने नहीं आते तो क्यों पैदा किए? और आपने पैदा किए तो फिर आपकी जिम्मेदारी, उनको संभालो, उनको सिखाओ। आप कहते सब बच्चे मानते नहीं। मानते कैसे नहीं? आपको मनवाना नहीं आता, मनवाना सीखो। बच्चों को कैसे पाला जाता है सीखो। सुनिए कैसे पाला जाता है। आपने कहा बेटा पढ़ाई करो, परीक्षा के दिन आ रहे, पढ़ाई करो, और वो कहता नहीं मैं तो खेलूंगा। वो आपकी बात नहीं मानता। आपकी बात ठीक है या गलत है? ठीक है। हाँ जी ठीक है। ठीक है, पढ़ना चाहिए। जब पढ़ना चाहिए और पढ़ाई के दिन है, परीक्षा आने वाली है, और वो आपकी ठीक बात भी नहीं मानता तो आप उसकी बात क्यों मानते? आपको भी उसकी बात नहीं माननी। वो आपकी नहीं मानता, आप उसकी मत मानो, देखो सीधा हो जाएगा। आप उसकी क्या बात मान लेते? वो कहता है मम्मी भूख लगी है, खाना दो। आप बोलो बेटा खाना नहीं मिलेगा। तो हमारे नहीं सुनते, हम तुम्हारे नहीं सुनते, जाओ भाग गए, हम नहीं खाना देंगे। हमने तुमसे कहा पढ़ो बैठकर, तुमने पढ़ाई की। जब तुम पढ़ते नहीं तो रोटी खाएगी। हम रोटी उसको खिलाते हैं जो पढ़ाई करे, हम रोटी उसको खिलाते हैं जो हवन करेगा, हम नाश्ता उसको देते हैं जो संध्या करेगा। जो संध्या नहीं करता उसको खाना नहीं मिलेगा, जो हवन नहीं करता उसको नाश्ता नहीं मिलेगा, जो पढ़ाई नहीं करता उसकी ट्यूशन फीस बंद कर दो, स्कूल भेजना बंद कर दो। अपने बच्चों को स्कूल मत भेजो, वरना मुकदमा आपका चलेगा। ध्यान रखना। नहीं आएगी ये बात, समझ नहीं आएगा। ये नहीं समझ में आएगी बच्चे को स्कूल भेजना बंद कर दो। अच्छा सुनिए, पहले धार्मिक बनना चाहिए या पहले विद्वान बनना चाहिए? धार्मिक बनना चाहिए। ठीक है।
आपने स्वयं उत्तर दिया, पहले धार्मिक बनना चाहिए, बाद में विद्वान बनना चाहिए। एक व्यक्ति धार्मिक बन गया और विद्वान कम बना, पढ़ाई 4 क्लास कम करी, लेकिन धार्मिक बन गया, ईमानदार, अच्छा देशभक्त बन गया। और दूसरा व्यक्ति धार्मिक नहीं बना और विद्वान तो बन गया, एमटेक तो कर गया, सीए हो गया, एमबी हो गया, एमटेक हो गया, पीएचडी हो गया, और धार्मिक नहीं, झूठ बोलता है, चोरी करता है, रिश्वत लेता है, लोगों की जेब काटता है। अब बताइए दोनों में से कौन अच्छा? पहला वाला। पहले वाला अच्छा है। तो आप यही गलती कर रहे हैं, आप पहले वाला नहीं बना रहे, आप दूसरे वाला बना रहे हैं। आप अपने बच्चे को धार्मिक नहीं बना रहे, विद्वान तो बना रहे हैं। उसको सीए कराते हैं, उसको एमबीए कराते हैं, उसको एमटेक कराते हैं, उसको पीएचडी कराते हैं, उसको इंजीनियरिंग कराते हैं, उसको डॉक्टरी कराते हैं। विद्वान तो बना रहे हैं, धार्मिक तो नहीं बना रहे। तो आप ठीक नहीं कर रहे, इसका दंड मिलेगा। अगर आपका बच्चा धार्मिक नहीं बनता है तो पढ़ाई बंद, पहले धार्मिक बनो फिर पढ़ाई। आप सोचेंगे भाषण देना बहुत आसान, ये खाली भाषण दे रहे हैं, ऐसा नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। ये मैं जो प्रवचन आपको सुना रहा हूँ, ये कोई पुस्तक की बात नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है, मेरे घर में मुझ पर लागू हो चुकी है। ऐसे दूसरे की कहानी नहीं सुना रहा, अपनी कहानी सुना रहा हूँ। ये जितनी बातें मैंने सुनाई ये सब मुझ पर लागू हो चुकी है। हम भी इतनी उम्र में थे, छोटे बच्चे थे, घर में रहते थे, स्कूल पढ़ने जाते थे। इतनी उम्र से हमारे ऊपर ये नियम था, बेटा सुबह 5 बजे उठना है, रात को 10 बजे सोना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ पहले मेरे ऊपर लागू था ये घर में नियम। 10 बजे सोना घर में रोज। हमारे माता पिता 10 बजे सोते थे, तब हम सो गए 10 बजे। वो 12 बजे तक जागते होते तो हम भी जागते होते। पहले उन्होंने खुद करके दिखाया, हम 10 बजे सोएंगे, तुमको 10 बजे सोना पड़ेगा। 10 बजे लाइट आओ, घर में ताला बंद। 10 बजे सब सो जाते थे हमारे घर। और हमारे माता पिता सुबह 4 बजे उठते थे और हमको 5 बजे उठाते थे। 10 से 5 बच्चे थे तो 7 घंटा चाहिए, तो 10 से 5 7 घंटा सो। और 5 बजे के बाद कभी हमारे माता पिता ने हमको सोने नहीं दिया। संडे हो या मंडे हो, छुट्टी हो या स्कूल जाना हो, कोई मतलब नहीं, 5 बजे उठना। और आज हम देखते हैं संडे को लोग 9 बजे तक सोते हैं, 8 बजे तक सोते हैं, बाकी दिन तो 6 बजे उठते हैं। मैं बच्चों से पूछता हूँ, बेटा कितने बजे उठते हो? 6 बजे। स्कूल कब जाते हो? 6:30 बजे। स्कूल कब लगता है? 7 बजे। संडे को कब उठते हो? 9 बजे। संडे को 9 बजे क्यों उठते हो? संडे को छुट्टी होती है। अच्छा, संडे को छुट्टी होती है स्कूल जाने की, इसलिए 9 बजे तक सोते। तो संडे को स्कूल की छुट्टी होती है या खाने की भी छुट्टी होती है? संडे को खाने की छुट्टी होती है? नहीं। तो फिर उठने की क्यों गड़बड़ करते हो? या तो खाने की भी छुट्टी करो, स्कूल की छुट्टी करते हो, खाने की भी छुट्टी करो, फिर सो 10 बजे तक। खाना तो चाहिए, संडे को भी चाहिए, मंडे को भी चाहिए, हर रोज चाहिए, तो उठना क्यों नहीं चाहिए? अगर खाना हर रोज चाहिए तो उठना भी हर रोज चाहिए। आज बच्चे अपनी हेल्थ के लिए नहीं उठते, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नहीं उठते, स्कूल जाने के लिए उठते हैं, क्योंकि संडे को स्कूल नहीं जाना, इसलिए सोते रहते। हमारे घर में ऐसा नहीं था। संडे हो या मंडे हो, छुट्टी हो या कुछ भी हो, 5 बजे उठना, 6 बजे तक नहा धो के तैयार हो जाना हर रोज। और सुबह 6 बजे ठीक घड़ी के हिसाब से सुबह 6 बजे हवन होता था हमारे घर में। और ये कोई आज से नहीं, वो 90 साल हो गए, 80-90 साल, 4 पीढ़ी से हमारे यहाँ हवन चल रहा है हर रोज डेली। 4 पीढ़ी से हवन चलता हमारे घर। और घर में ये नियम था, माता जी ने कहा था, बेटा सुबह हवन नहीं करोगे तो नाश्ता नहीं मिलेगा, नो ब्रेकफास्ट। स्कूल जाना है तो भूखे जाओ, नाश्ता नहीं करेंगे, तुम्हारी मर्जी। हमारे घर में रहना है तो ये कानून है, इसमें रहना है तो ये पालन करना पड़ेगा, नहीं तो दरवाजा खुला है, भाग यहाँ से, हम नहीं रखते। आप में इतनी हिम्मत है, अपने बच्चे को धमकी लगाते हैं, इस घर में रहना है तो ये कानून चलेगा, नहीं तो दरवाजा खुला है, भाग जाएगा। है किसी में हिम्मत? नहीं है ना, इसलिए आपके बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे, माफ करना। अगर बच्चे अच्छे बनाने हैं तो इतनी हिम्मत पैदा करो, बच्चे पालना सीखो। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते तो आप क्यों मानते हैं? गलती तो आपकी है, आपने खुद बिगाड़े बच्चे। वो आपकी बात नहीं सुनते, आप उनकी बात सुनते। वो हवन नहीं करते, आप उनको खाना खिलाते। वो भगवान का ध्यान नहीं करते, गायत्री मंत्र नहीं बोलते, आप उनको ट्यूशन भेज देते हैं, फिर स्कूल की फीस भी भरते हैं। क्यों करते हैं? बंद करते हैं।
मेरे पिताजी ने कहा, एक दिन मुझे कहा भाई ये जरूरी काम में करके आओ। मैंने कहा कि मेरा मूड नहीं है, मैं तो खेलने जा रहा हूँ। वही तू मेरी बात नहीं मानता, मैं तेरे लिए यहाँ खून पसीना निकालता हूँ, लाखों रुपया खर्चा करता हूँ, हैं, और तू मेरा काम नहीं करेगा। भागे यहाँ से, वो दरवाजा खुला, भागे यहाँ से, रात को घर नहीं आना। हलवाई के जाकर वहीं बर्तन मांगना, वहीं रोटी खाना, वहीं सोना, मेरे घर में नहीं आना। मुझे धमकी लगा दी। 3 मिनट में दिमाग ठीक हो गया मेरा। मैंने कहा हाँ जी, पहले आपका काम करूँगा, कैसे बात वैसा होगा। एक दिन धमकी लगी, दिमाग ठीक हो गया। जो हमारे माता पिता हमारे लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, 20-30 साल मेहनत करते हैं, खून पसीना निकालते हैं, अपने सारे सुख छोड़ते हैं और हमारे लिए सारी तपस्या करते हैं, और हम उनकी इतनी बात भी नहीं मानेंगे, तो क्यों अपने घर में रखेंगे? क्यों खाना खिलाएंगे? क्यों हमको पाल पोस के बड़ा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बच्चे बनाए जाते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चे, छोटे, उनकी पिटाई नहीं करना, पीटना नहीं। छोटे बच्चों प्रेम से चलाओ काम, जो भी करना। आपने काम बताया बेटा ये काम करो, वो कहता मैं नहीं करूँ। 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, काम बताया उसने नहीं किया, बार बार से बताओ, 2 बार कहो, 4 बार कहो, 6 बार कहो, प्यार से कहो, थोड़ा ऐसे आँख दिखाओ, चलो 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 करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा इशारे से उसको समझाओ। और फिर 3-4 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, और वो आपकी बात नहीं मानता, पीटना नहीं, उससे बात मत करो, इधर मुंह करके बैठ, जाओ जाओ तुमसे बात नहीं करेंगे। 3 मिनट में दिमाग ठीक हो जाएगा। वो कहेगा ठीक है आप जो कहोगे मैं करूँगा, पर मुझसे बात जरूर करो। छोटा बच्चा ये सहन नहीं कर सकता कि मेरी माँ मुझसे बात नहीं करे, वो ये बात सहन नहीं कर सकता। तो जब बच्चा माँ की बात नहीं सुने तो माँ उससे बात बंद करे, नहीं बात नहीं करेगी, उनको खिलौने ला के नहीं देंगे, उनको अच्छा खाना नहीं खिलाएंगे, मिठाई नहीं खिलाएंगे, देखो फटाफट सुधर जाएगा। ये दंड है, इसलिए कहा था दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। थप्पड़ मारना ही कोई दंड नहीं है, ये भी दंड है, बात मत करो, ये दंड है, उसके भी बहुत बड़ा दंड है। तो छोटे बच्चे की पिटाई नहीं करना, 5 साल से कम उम्र का छोटा बच्चा हो, पिटाई नहीं करना, प्यार से काम चलाओ, बात मत करो। फिर 5 से बड़ा हो गया, 6, 7, 8, 10, 12, 13, इतनी उम्र तक उसको प्यार से समझाओ, नहीं माने तो डांट लगाओ, और डांट से भी नहीं माने फिर थप्पड़ लगाओ। करो काम, 2 थप्पड़ लगेंगे, काम करना पड़ेगा, जबरदस्ती करवाओ। अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, हाँ, अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर अपने बच्चे का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, तो थप्पड़ लगाना पड़ेगा, तब वो सुधरेगा। तो प्यार से समझाओ, नहीं माने तो डांट लगाओ, डांट से नहीं माने तो थप्पड़ लगाओ, फिर भी नहीं माने तो खाना बंद कर दो, स्कूल ट्यूशन भेजना बंद कर, देखो फटाफट सीधा हो जाएगा। 13 साल तक ये लिमिट है उम्र की। 12-13 साल तक वो अकेला नहीं जी सकता, उसको आपकी जरूरत है। जब तक उसको आपकी जरूरत है, अपनी बात थोपो और उससे वो सारे काम करवाओ जो आप ठीक समझते हैं। जिस काम को आप ठीक समझते हैं वो काम उससे जरूर करवाओ, चाहे प्यार से, चाहे डांट से, चाहे थप्पड़ से, चाहे भूखा मार के, चाहे उसको धमकी लगा के, उससे जरूर करवाओ। और उसकी गलत बात एक भी नहीं मानना। कई बच्चे गलत बात पे जिद करते हैं और फिर वो नहीं मानते माता पिता तो रोना शुरू कर देते हैं। जब रोना शुरू करते हैं तो फिर माता पिता मान लेते हैं। बस यही तो वो गलत बात की जिद करे बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं मानना, नहीं तो वो बच्चा बिगड़ जाएगा। एक बार आपने छूट दे दी, बस वो हमेशा के लिए हो गई, अगली बार आप उसको नहीं रोक पाएंगे। आज आपने छूट दे दी उस गलत काम की, वो 5-7 दिन बाद फिर करेगा और 5-7 दिन के बाद आप फिर उसको रोकेंगे तो वो कहेगा देखो उस दिन तो आपने छूट दी थी। बस एक बार छूट होगी तो हो गई, इसलिए उसको गलत बात की छूट एक दिन भी नहीं देना। रोए तो रोने दो, कितनी देर रोएगा, 5 मिनट रोएगा, 10 मिनट रोएगा,
इतना आपको सहन करना पड़ेगा। एक बार दो बार वो रोने, आप उसको सहन करो तो उसका दिमाग ठीक हो जाएगा, उसकी समझ में आ जाएगा कि इस घर में मेरी बात नहीं चलती, यहाँ मेरी कोई नहीं सुनता, यहाँ तो इनकी माननी पड़ती है। वो दो बार रोएगा, तीसरी बार उसका दिमाग ठीक हो जाएगा, फिर वो रोना बंद कर देगा। बस ये चाबी है, ये टेक्निक है, ये आप सीख लो। तो बच्चे की गलत बात एक भी नहीं मानना, सही बात 10 की 10 मानना। बच्चे से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हमको बच्चे से प्रेम, पर उस प्रेम के कारण उसको बिगाड़ना नहीं। प्रेम भाव रखो पर बिगाड़ो मत। जब हम बच्चे से अति प्रेम करते हैं उसको बोलते हैं राग। जब हम राग करते हैं तो बच्चा बिगड़ता है, हम उसकी गलत बात लाड प्यार में मानते जाते हैं और वो बिगड़ता जाता है। तो उसकी गलत बात एक भी नहीं माननी और सही बात सारी मानो, और अपनी सारी बात सही बात सारी मनवाओ। उसकी सही मानो और अपनी सही मनवाओ तो आपका बच्चा ठीक चलेगा। 15-13 साल तक उसको प्यार से, डांट से, धमका के, थप्पड़ मार के, धमकी लगा के चाहे जैसे चलाओ, और 14, 15, 18 का हो गया फिर मारपीट, धाक धमकी बंद। फिर धमकी नहीं लगाना ये हमारा घर है, निकल जाए यहाँ से। फिर 16, 18 वाला तो भाग जाएगा, उसको नहीं कहना ये हमारा घर है, वो भाग जाएगा। फिर प्रेम से, दोस्त की तरह, फिर सुझाव देकर के बात उससे करो। और कैसे बात करनी, देखो बेटा आप बड़े हो गए, अब समझदार हो गए, तुम्हारी अपनी अकल आ गई, अब शरीर में भी ताकत आ गई और अकल भी आ गई। अब अपना भविष्य का निर्णय तुमको स्वयं करना। हम तुमको सुझाव देंगे, क्या अच्छा क्या बुरा वो बताएंगे, क्या सही क्या गलत वो बताएंगे। अब करना नहीं करना वो तुम डालो, उसके सर पे भार डालो, वो खुद अपने दिमाग से सोचे कि मुझे क्या करना है। अच्छा काम करोगे तो सुखी रहोगे और गलत काम करोगे तो दुखी रहोगे। अब हर एक का सुख दुख उसको खुद भोगना, अब तुम्हारा सुख दुख तुमको भोगना, हमारी ड्यूटी खत्म। हाँ, सुझाव देने की है वो हम चालू रखेंगे, सुझाव देंगे। अब क्या करना तुम जानो। ऐसे उसके सर पे भार डालो तो वो और सीरियसली सोचेगा और अच्छे ढंग से सोचेगा और ठीक निर्णय लेगा और वो ठीक काम करेगा। अगर 12, 14, 15 साल तक आपने अपने बच्चों को इस तरह से ठीक ठीक ट्रेनिंग दे दी तो फिर भविष्य में आपकी सुरक्षा है, आपका भी भविष्य अच्छा है और बच्चे का भी अच्छा है, दोनों का ठीक हो जाएगा। और अगर ये 12, 13, 14, 15 साल तक का समय आपने खो दिया और इस समय में बच्चे पर ध्यान नहीं दिया तो आपका भी भविष्य खराब है और बच्चे का है। आपको बुढ़ापे में बच्चा सेवा नहीं करेगा, आपको कोई अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, गाली देगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, अपमान करेगा, तंग करेगा, दुखी करेगा, वो सब उल्टे सीधे काम करेगा, अपना भी भविष्य बिगाड़ेगा और आपका भी। तो इस प्रकार से बच्चों का नियंत्रण करें, अपने परिवार को सुधारें। दुनिया सुधरे या ना सुधरे, हम जरूर सुधरे। दुनिया सुधरे या ना सुधरे, हम नहीं बिगड़े। बस पहले अपने घर को संभाल लो, बहुत है। अगर आपका घर ठीक हो जाएगा तो आपका पड़ोसी भी देखेगा कि इसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बड़े डिसिप्लिन में। पैसे कमाना गृहस्थ की असली कमाई नहीं है। क्या कहा मैंने, बोलिए? पैसे कमाना गृहस्थ की असली कमाई नहीं है। अच्छी संतान होना गृहस्थ की असली कमाई। अच्छी संतान होना गृहस्थ की अच्छी कमाई। हाँ, ये असली कमाई। तो अगर आपने पैसे बहुत कमाए और बच्चे बिगाड़ दिए तो गृहस्थ जीवन फेल, कुछ नहीं कमाया। और बच्चे अच्छे बना लिए और पैसे कम कमाए, कोई चिंता नहीं है, बच्चा खुद भी सुख से जिएगा, आपकी भी सेवा कर देगा। इस तरह से करना चाहिए। 5 मिनट बाकी हैं, 7 मिनट। कोई प्रश्न हो तो बोलिए, कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिए। 5-7 मिनट है हमारे पास। स्वामी जी, हाँ जी। हमारे देश में भ्रष्टाचार ज़्यादा क्यों है? भ्रष्टाचार ज़्यादा क्यों है? इसका उत्तर है कि हमारे नेता भ्रष्ट हैं। यथा राजा तथा प्रजा। राजा भ्रष्ट है इसलिए प्रजा भ्रष्ट है। दंड व्यवस्था है नहीं है। जब दंड व्यवस्था ठीक होती है तो प्रजा ठीक चलती है। जब दंड ठीक नहीं होता तो प्रजा बिगड़ती है, क्योंकि राजा खुद बिगड़ा हुआ इसलिए प्रजा भी बिगड़ती है। अरब देशों में ऐसा हमने सुना है, जो लोग चोरी करते हैं उनके दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। वहाँ दंड व्यवस्था कठोर है इसलिए वहाँ चोरी नहीं होती, भ्रष्टाचार पे ब्रेक लगी।
और देशों में भी ऐसा है, वहाँ भी कड़क दंड व्यवस्था है। आप ट्रैफिक रूल तोड़ो, पुलिस वाला चालान काटेगा। पर यहाँ पुलिस वाला आता तो है पर चालान नहीं कटता, यहाँ जेब कटती है। चालान नहीं कटता, जेब कटती है ड्राइवर की, वो 20 रुपये देके छूट जाता है। इसलिए यहाँ भ्रष्टाचार है। तो यहाँ पर दंड व्यवस्था फेल है, इसलिए भ्रष्टाचार अधिक है। जिन देशों में दंड व्यवस्था कठोर है वहाँ भ्रष्टाचार नियंत्रण में। ये उत्तर है। और कोई प्रश्न? बोलिए बात, कोई प्रश्न? ईश्वर मन की सारी बातें जानता है। ईश्वर हमारे मन की सारी बातें जानता है। हम जो जो सोचते हैं ईश्वर सब बातों को जानता है, बिल्कुल जानता है। और सारी बातें भविष्य की नहीं जानता। जैसे जैसे हम सोचते जाते हैं वैसे वैसे जान लेता है। 2 महीने बाद हम क्या करेंगे वो हमने अभी नहीं सोचा। अगर हमने नहीं सोचा तो वो ईश्वर को पता नहीं। 6 महीने बाद हम भारत में रहेंगे या लंदन में जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, अभी हमने कुछ नहीं सोचा, तो ईश्वर को भी नहीं पता कि ये भारत में रहेगा कि इंग्लैंड में जाएगा या लंदन में या अमेरिका में जाएगा, कहाँ जाएगा। जब तक हमने नहीं सोचा तब तक उसको नहीं पता। पर जैसे ही हम सोचेंगे वो तुरंत जान लेगा। सबके मन में बैठा है, हर समय साथ रहता है, तुरंत जान लेता है। और जब हम सही सोचते हैं तो भगवान हमको सुख देता है, शांति देता है, आनंद देता है, उत्साह देता है, निर्भयता देता है। और जब हम गलत सोचते हैं, गलत योजना बनाते हैं, तो हमको भय, शंका, लज्जा ये सब अंदर से उत्पन्न करता है। ऐसी बात। और कोई प्रश्न है? बोलिए। दूसरे के लिए जो प्रार्थना करता है वो सफल होती है क्या? दूसरे के लिए, मान लो हम किसी रोगी के लिए प्रार्थना करते हैं और वो रोगी व्यक्ति रहता है दिल्ली में और हम बैठे यहाँ पूना, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान वो दिल्ली में मेरा भाई बीमार है, जरा उसको ठीक कर देना, स्वास्थ्य ठीक कर देना। ऐसे हम प्रार्थना करें अगर, तो हम दिल्ली वाले रोगी भाई को सूचना भी दें कि देखो मैं आपके लिए रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य जल्दी अच्छा हो जाए। ऐसे उसको सूचना दो भाई को। अगर आपकी सूचना उसको मिलेगी कि मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, तब तो उसको लाभ होगा, तब भगवान सुनेगा। कुछ मेहनत भी करो, स्वास्थ्य के लिए प्रयत्न भी करो और उसको सूचना भी दो, तब तो लाभ होगा, उसको असर पड़ेगा इस बात का। और दिल्ली का वाला भाई बीमार है और हम उसको कोई सूचना नहीं देते और हम अपना चुपचाप यहाँ भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, तब हमारी इस प्रार्थना से उस हमारे भाई को लाभ नहीं होगा। क्योंकि जब तक उसको सूचना नहीं मिलेगी तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए सूचना जरूर देनी पड़ेगी। और मान लो हमने उसको सूचना नहीं दी और भगवान से प्रार्थना तो की, उससे उसको लाभ होगा नहीं होगा, हमको तो लाभ होगा। हमने प्रार्थना की, हमको लाभ होगा कि हमारा मन शुद्ध रहेगा, हमारे मन में भाई के प्रति द्वेष नहीं आएगा और हम उसका बुरा नहीं सोचेंगे, हम अच्छा सोचेंगे, हमको ये लाभ होगा। पर यदि भाई को भी सूचना दें तो उसको भी लाभ होगा। इसलिए दोनों काम करें, भगवान से प्रार्थना भी करें और भाई को सूचना भी दें। जैसे हमारी इस अच्छी प्रार्थना का लाभ होता है और उस रोगी को सूचना दें तो उसको लाभ होता है, ऐसे ही अगर हम उनकी प्रार्थना करेंगे और उसकी गलत सूचना देंगे तो उसका भी असर पड़ेगा। किसी आदमी को ये बताओ मैं रोज तुम्हारे सत्यानाश करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, तो देखो उसका सत्यानाश हो जाएगा। उसका उत्साह टूट जाएगा ना, वो दुखी हो जाएगा, उदास हो जाएगा, घबरा जाएगा। तो जैसे हम उसको ऐसी बात कहते हैं तो उसका असर होता है, तो अच्छी बात कहेंगे तो उसका भी तो असर होगा। हम कहते हैं हे भगवान मेरे भाई को ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो, और हम भाई को कहते हैं भाई मैं तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, और इतनी मैं सेवा के लिए पैसे भी भेज रहा हूँ, इतनी दवाई भी भेज रहा हूँ, और मेरे लाइफ को सेवा हो तो बताओ। ऐसे करेंगे तो वो फटाफट ठीक हो जाएगा। हाँ जी बोलिए। हो गया बस, तो ठीक है, उसको क्या लगता है? एक बहू का कर्तव्य क्या है? उसे अपने घर में कैसे रहना चाहिए? एक बहू का कर्तव्य ये है कि वो अपनी सास को तो माँ समझे और ससुर जी को अपने पिताजी समझे, और बाकी जितने घर के सदस्य हैं उनको वैसे ही समझे जैसे अपने मायके में समझती थी।
देवर को भाई समझे, देवरानी को भाभी समझे और सास ससुर को माता पिता समझे। मायके में माँ उसको डांटती थी, तब माँ से झगड़ा करती थी, नहीं करती थी। जब गलती होती थी मायके में तो माँ भी तो बेटी को डांटती थी, तब वो गली मोहल्ले में शोर नहीं मचाती थी कि मेरी माँ मुझको डांटती है। और ससुराल में आकर अगर सास ने डांट दिया तो पूरे मोहल्ले में शोर मचाती है, ये मेरी सास है, ये दुश्मन है, ये रोज मुझे डांटती है, ऐसे करती है, वैसे करती है। तो बहू को सास के साथ बेटी वाला व्यवहार करना चाहिए, जैसे बेटी माँ के साथ रहती थी, ये दूसरी माँ है, वो पहली माँ थी, ये दूसरी माँ है, ठीक है। तो सास भी जो है वो भी माँ ही होती है, उसको माँ समझ के रहो और ससुर को पिताजी समझ के रहो, कोई समस्या नहीं। और सब लोगों को देखो घर में, उनको ऑब्जर्व करो, उनका परीक्षण करो, इनको क्या चीज़ चाहिए, जो चीज़ उनको चाहिए उसकी पहचान करो। तो जिसको जो चीज़ चाहिए उसको वो चीज़ दो, जैसी सेवा चाहिए वैसी दो, जितना वेज चाहिए उतना वेज दो। बस ये बहू का कर्तव्य। फिर वो घर के सदस्य है और वो बहू भी बेटी है, और क्या, एक घर से बेटी आई दूसरे घर में आ गई, इस तरह से रहे, आपका घर बहुत अच्छा चले। समय समाप्त हो गया, इतना ही प्रोग्राम करने